वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये आपका टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये सिलेबस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में। तो भाई देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच में हम टोटल 50 टाइप्स कवर करने वाले हैं, जो कि 2 वीडियोज में कवर होंगे। आज का जो ये वीडियो होगा इसमें हम 10 टाइप्स ही कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो इसी फिगर्स ऑफ स्पीच पर, उसमें हम बाकी के 40 जो टाइप्स हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारा टोटल 50 टाइप्स कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम से 10-15 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। बट 2 से 4 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो क्या ही दिक्कत है, 2-4 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा आपको और बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाएँगे। 50 टाइप्स आपको कर लेना है कंप्लीट, ठीक है ना? सीजी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए है ये खासकर ये वीडियो। तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना? तो भाई देखो, अलंकार आपने सुना होगा, एक होता है कुछ, ठीक है ना? क्या सुना होगा? अलंकार। अलंकार में आपने सुना होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, या फिर कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिका, ऐसा कर करके बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी हिंदी में। ठीक है, वो क्या होते थे? अर्थालंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इस टाइप की चीजें थी। तो वही सेम चीज अपन इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना? तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, एक बार हम इसका इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे। A figure of speech is special use of words in which language is expressed in a more imaginative, ठीक है, effective, vivid और emphatic way than its ordinary literal meaning। ठीक है ना? अगर मैं हिंदी में कहूँ तो बात ऐसा है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसमें हम किसी बात को साधारण तरीके से न कहकर थोड़ा विशेष, प्रभावशाली या कल्पनात्मक तरीके से कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई है? मतलब कुल मिला के बात यह है कि सीधा सीधा नहीं कहना है अपन कुछ कुछ भी चीज को, तो वो अपन फिगर ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं उसे। तो उसका हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। अलंकार से आपको चीजें समझ में आ जाएगी हम किस ओर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, द मून स्माइल्ड एट मी, चांद ने मुझ पर मुस्कुराया। क्या चांद सही में मुस्कुराता है? मुस्कुरा सकता है क्या भाई? वो तो एक प्लेनेट है, मून एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट नहीं मुस्कुराता है। ठीक है, ये चीज झूठ है। लेकिन हमने जो साधारण बात थी उसे घुमा फिरा कर कही, एक विशेष तरीके से कही, ठीक है ना? तो ये हमारा बन गया अपना फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच में कई प्रकार हैं, जिसमें से 50 प्रकार तो अपन इस वीडियो में पीजीटी टीजीटी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उनमें से एक प्रकार है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मानवीकरण अलंकार नाम से सुना होगा आपने, कभी पढ़ा होगा, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को, जो निर्जीव चीजें हैं, वस्तु हैं, उन्हें मानव के गुण दे दिए जाते हैं उनमें, और उस प्रकार कहा जाता है चीजों को, तो वो मानवीय अलंकार होता है। वैसे ही इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन करके एक होता है फिगर्स ऑफ स्पीच में, जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें ह्यूमन बिहेवियर दे दिया जाता है, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मून क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि एक प्लेनेट है, और ये मून है, इसे स्माइल कराया जा रहा है, और स्माइल अपन कौन करता है? ह्यूमन करता है। ठीक है, एनिमल्स भी करते हैं, बट ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल, सोशल एनिमल है ना ह्यूमन। ठीक है भाई, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई मेरा तो कुत्ता भी स्माइल करता है, ह्यूमन की बात क्यों कर रहा है? ठीक, तो ये होता है अपना फिगर्स ऑफ स्पीच। मोटा मोटा समझ में आ गया? एक शब्द में बोलो तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, चीजों को घुमा फिरा के अलग तरीके से कहना।
तो ये जो अलंकार है या फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें हम लोग टोटल 50 टाइप्स देखने वाले हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा। अब देखो यहाँ पे जो येलो कलर में है, वो मैंने येलो कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है, पैरालिप्सिस या फिर पैरालिप्सिस। ये स्पेलिंग का बस डिफरेंट है, बाकी सेम चीज है। वैसे ही यहाँ पर एपिफोरा या फिर एपिस्ट्रोफ, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, टोटल 50 होंगे इसमें, आप काउंट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 10 करने वाले हैं। वो 10 कौन होंगे? सिमिले और मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। ठीक है, ये सारे अपन देखने वाले हैं। देखो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो देख दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग जगह में स्कूलिंग हुआ रहता है, तो अलग अलग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रहता है। ठीक है ना? तो ये हो गया, अपन आज ये 10 दिन देखने वाले हैं। एकदम मजे से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं होना है इसमें। ठीक है ना? अपन सबसे पहले देखते हैं भाई सिमिले। ठीक है, सिमिले, सिमिली, ठीक है, सिमाइली, आप जो बोलना चाहो। स्पेलिंग याद रखना, ये ऐसा दिखता है स्पेलिंग। और ये सिमिले होता क्या है, इससे पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ हिंदी में क्या होता है। सिमिले को अपन उपमा के नाम से जानते हैं। उपमा देना होता है, उपमा अलंकार आपने सुना होगा। ठीक है ना? तो वही उपमा अलंकार को इंग्लिश में सिमिले कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब यहाँ पे देखो, जितने भी हैं एग्जाम्पल्स में, उनमें दो चीजों की तुलना की जा रही है या दो लोगों की तुलना की जा रही है। ठीक है, दो चीजों या दो लोगों की तुलना की जा रही है। जैसे यहाँ पे ही है एक चीज या एक व्यक्ति, यहाँ पे लायन है एक चीज। इन दोनों की तुलना की जा रही है कि वह जो व्यक्ति है वो शेर की तरह, शेर जितना ही ताकतवर है। ठीक है, तो सिमिले, जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो एज होता है, लाइक होता है, ठीक है, या फिर सो होता है। तो वहां पे सिमिले का यूज हुआ होता है। तुलना करने वाले और भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन उन फिगर ऑफ स्पीच में एज, लाइक और सो का यूज नहीं किया जाता है। तो सिंपली हम देखें तो सिमिली होता क्या है भाई? दो चीजों की तुलना करना। दो चीजों की तुलना कैसे करते हैं अपन? एज, लाइक और सो का यूज करके। ठीक है ना? तो इनका यूज करके हम जब दो चीजों की तुलना करते हैं तो उन्हें हम सिमिले कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। हर फेस इज लाइक द मून। उसका चेहरा जो है चांद की तरह है। तो यहाँ पे हम उसके चेहरे को चांद से तुलना कर रहे हैं, तो और यूज कर रहे हैं अपन लाइक का, लाइक वर्ड, तो इसलिए यहाँ पे सिमिल है। अगला एग्जांपल है द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग। यहाँ पे भी दो चीजों की तुलना हुई है और वर्ड जो यूज हुआ है वो है लाइक, दोनों को तुलना करने के लिए। अगला है ही रन्स एज फास्ट एज अ डियर। अब वह एक हिरण की तरह ही दौड़ता है या हिरण जितना ही दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जब दो लोगों की या दो चीजों की तुलना की जा रही है और वर्ड जो यूज हो रहा है एज का, तो हम यहाँ पे समझते हैं ये सिमिले है। ठीक है ना? अगला एग्जांपल है हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। ठीक है, उसकी आवाज मुझे म्यूजिक की तरह लगती है, उसकी तरह मेरे कानों के लिए म्यूजिक की तरह है। तो यहाँ पे जो तुलना की गई है उसकी आवाज का, हर वॉइस का म्यूजिक से, तो साथ में जो वर्ड यूज हुआ है तुलना करने के लिए वो लाइक वर्ड यूज हुआ है। और लाइक जब वहाँ यूज हुआ है वहां समझ जाइए वो सिमिले है। तो आपको ध्यान रखना है, तुलना करना है, और एज, लाइक, सो, ये तीन वर्ड में से कोई भी एक वर्ड यूज हुआ होगा उस सेंटेंस में तुलना करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा? सिमिले। तो सिमिले समझ में आ गया आपको? अगला देखते हैं अपन मेटाफर। ठीक है, मेटाफोर, मेटाफर, जो भी आप कहना चाहें।
तो यहाँ भी तुलना ही होती है दो चीजों की, लेकिन यहाँ पे लाइक, एज, सो, इन तीनों का यूज नहीं होता है। ठीक है, लाइक, एज, सो का यूज नहीं होता है और तुलना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटाफर का यूज हो जाता है, उसे हम मेटाफोर कहते हैं। मतलब कि इनका यूज ना करके हम क्या कहते हैं, सीधे सीधे कह देते हैं कि एक जो चीज है, चीज ए, डायरेक्ट ये चीज दूसरी है, दूसरी चीज है, मतलब बी चीज है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ही इज अ लायन इन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पे ही इज लाइक अ लायन नहीं कहा गया, ही इज अ लायन मतलब वो शेर ही है। ठीक है, वो शेर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुलना कर दी गई, डायरेक्ट वही चीज कह दी गई दूसरी चीज को ही इज अ लायन। टाइम इज मनी, अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि टाइम इज लाइक मनी। ठीक है, समय पैसा के जैसा है, नहीं कहा गया, समय पैसा ही है। ठीक है, टाइम इज मनी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कहा गया है, इसलिए मेटाफर का यूज हुआ है यहाँ पे। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब वर्ल्ड की तुलना स्टेज से की गई है, लेकिन यहाँ पे लाइक, एज और सो का यूज नहीं किया गया है। डायरेक्ट कह दिया गया है कि वर्ल्ड जो है स्टेज ही है। तो यहाँ पे अपन मेटाफर का यूज देखते हैं। शी इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। अब जो स्टार है वो सितारा होता है, अब उसकी तरह मतलब तुलना करने के लिए लाइक, एज और सो का यूज ना करके डायरेक्ट कह दिया गया कि शी इज द स्टार, वो तारा है, वो सितारा है। ठीक है, हिज वर्ड्स वर डैगर्स, हिज वर्ड्स वर डैगर्स। अब यहाँ पे भी तुलना किया गया है वर्ड्स का डैगर्स के साथ में। तो यहाँ पे लाइक, एज, सो का यूज किया ही नहीं गया है, डायरेक्ट कह दिया गया कि वर्ड्स जो है डैगर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन देखते हैं मेटाफर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो चीजों की तुलना, दो चीजों की तुलना करना होता है मेटाफर में भी। अगला है, देखते हैं अपन पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इसमें देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति या फिर मनुष्य। ठीक है, ये मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। तो जब चीजों को हम लोग, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें हम पर्सन या फिर व्यक्ति या मनुष्य का गुण डाल देते हैं, या उसको उस प्रकार से मनुष्य की तरह बिहेव करना दिखाते हैं, तो हम वहां पे देखते हैं, वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ठीक है, द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे देखो, जो हवा है पेड़ के माध्यम से फुसफुसाई, पेड़ों से फुसफुसाई, तो क्या हवा फुसफुसाती है? ठीक है, नहीं फुसफुसाती, वो व्यक्ति फुसफुसाता है। तो लेकिन हमने यहाँ पे वाइंड, जो हवा है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसे हमने एक ह्यूमन का बिहेवियर दे दिया, ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द सन स्माइल्ड अपन अस। सूर्य ने हम पर मुस्कुराया। तो क्या सूर्य मुस्कुराता है? सूर्य नहीं मुस्कुरा सकता, क्योंकि वो एक स्टार है और वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य को ह्यूमन का बिहेवियर दे दिया गया, वो स्माइल कर रहा है, कह रहा है। तो ये भी अपना पर्सोनिफिकेशन है। उसी प्रकार ये जो एग्जांपल्स हैं, द डेथ नॉक्ड एट हिज डोर। डेथ क्या कोई व्यक्ति है, मनुष्य है जो उसकी दरवाजे पे नॉक करेगा, खटखटाएगा या ठक ठक करेगा? नहीं करेगा ना वो, लेकिन व्यक्ति करता है, खटखटाता है, नॉक करता है दरवाजे पर। तो यहाँ पे डेथ को व्यक्ति का गुण दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। अगला एग्जांपल है, द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रिज। जो फूलों ने ब्रिज में डांस किया। क्या फूल डांस कर सकते हैं? उनके पैर हैं क्या भाई? नहीं है ना, वो तो मनुष्यों के होते हैं, मनुष्य डांस करते हैं। तो उनका जो गुण है फ्लावर्स को दे दिया गया है, फ्लावर एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये अपना हो जाता है पर्सोनिफिकेशन में। अगला एग्जांपल है, द मून वॉच्ड ओवर द विलेज। चांद ने गांव को देखा, या गांव के ऊपर निगरानी रखी, या जो भी कहो आप। ठीक है, तो क्या मून ऐसा करता है? उसके पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या भाई?
देखो भाई, मून होता है नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि वो एक प्लेनेट है। वो किसी चीज को देखने में उतना वो नहीं है, उसका नहीं देख सकता वो। लेकिन मनुष्य देख सकता है, आदमी देख सकता है, चौकीदार देख सकता है। ठीक है ना? तो ये मून को क्या दे दिया गया, मनुष्य की विशेषता दे दी गई, उसका व्यवहार दे दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। ठीक है ना? ये जो पीडीएफ है, आप जो देख रहे हैं अभी, इससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, और ऐप पर भी, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा पेडागो। ठीक है? पेडागो सर्च कीजिएगा, या फिर पेडागो क्लासेस सर्च कीजिएगा, जो भी, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। ठीक है? ये वाला लोगो है, इस लोगो को देखिएगा। इस लोगो में आप वाले चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वहां पे मिल जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है ना? अपन दूसरा देखते हैं आप, एक सेकेंड। एपोस्ट्रोफ, चौथा प्रकार है एपोस्ट्रोफ। तो भाई, एपोस्ट्रोफ होता क्या है? जब हम किसी मृत व्यक्ति, ठीक है, या फिर अनुपस्थित व्यक्ति, या भगवान, या कोई नेचर हो गया, ठीक है ना, नेचर, या फिर कोई वस्तु, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम सीधे बात करते हैं डायरेक्ट, जो वास्तव में लेकिन जवाब नहीं दे सकती, तो वहां पे हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफ। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ओ डेथ, वेर इज दाई थी दाई स्टिंग। तो क्या डेथ से हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते ना। लेकिन हम कर रहे हैं, इस सेंटेंस में लग रहा है हम मृत्यु से बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ का यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, ओ गॉड। ठीक है ना? ओ गॉड हेल्प मी। ओ गॉड हेल्प मी। क्या गॉड से हम डायरेक्टली बात करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एपोस्ट्रोफ का यूज हुआ है। अब यहाँ पे है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पे कहा जा रहा है, लिटिल स्टार से बातचीत की जा रही है, छोटे छोटे चमकीले तारे बताओ। ठीक है? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो क्या स्टार से बात किया जा सकता है? हम तो कर सकते हैं, क्या उधर से जवाब आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, डेथ से हमने कुछ कहा, डेथ लेकिन जवाब नहीं देगा। गॉड से हमने कहा, भगवान से हमने कहा, लेकिन भगवान भी हमें जवाब नहीं देते हैं। वैसे ही सितारों से भी हम कुछ कहेंगे और तो सितारे जवाब नहीं देंगे। तो वहां पे भी एपोस्ट्रोफ का यूज होता है। अगला है, ओ फ्रीडम, हाउ प्रीसियस यू आर। अरे आजादी, कितना कीमती हो तुम। ठीक है ना? तो क्या आजादी ने कोई पलट कर जवाब दिया, थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं बोला ना उसने। तो फ्रीडम भी, और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ओ फ्रीडम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसलिए यहाँ पे अपन एपोस्ट्रोफ का यूज किए हुए हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, डियर नेचर, टीच मी योर सीक्रेट्स। नेचर बोलेगा नहीं। ठीक है? तो लेकिन देखो भाई, रियलिटी में नेचर तो नहीं कुछ जवाब देगा आपको। ठीक है ना? तो क्या हुआ, हमने सवाल किया, ठीक है, हमने सवाल किया, लेकिन सामने से जवाब नहीं आया, तो हुआ वो एपोस्ट्रोफ। ठीक है ना? चीजें समझ में आ गई एपोस्ट्रोफ में क्या होता है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ दिखे, तो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। अब हाइपरबोल, ठीक है ना, हाइपरबोल देख लेते हैं अपन। आपने एक चीज सुना होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना? अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। यहाँ पे देखो, वर्ड में ही हाइपर लिखा हुआ है। हाइपर का मतलब ही होता है, मतलब की चीजें बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। वृद्धि इंग, ये जो प्लस वाला सिग्नल देता है हाइपर, मतलब कि ज्यादा, इंक्रीज,
बहुत ज़्यादा, अति, ये वाली चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है हाइपर वर्ड, ठीक है ना? तो जो हाइपर आप सुने होंगे, हाइपर मत हो ज़्यादा बोलते हैं, मतलब कि ज़्यादा गुस्सा मत हो करके। तो वही है, हाइपरबोल में क्या होता है, अतिशयोक्ति की जाती है, चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर की जाती है, बोली जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है। लेकिन सच में क्या 1000 बार बताया गया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बार बोला गया होगा। 1000 बार तो नहीं बोला गया होगा ना, तो यही चीज़ को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ हुआ है, हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। ठीक है ना? अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई एम डाइंग ऑफ हंगर, मैं भूख से मर रहा हूँ। लेकिन क्या आदमी भूख से मरेगा तुरंत? हाँ, डेथ होती है भूख से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत समय से भूखे होंगे तब डेथ होगी। लेकिन ये हम जनरली यूज कर लेते हैं, जैसे घर में खाना नहीं बना है अभी तो मुझे भूख लग रहा है, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, प्लीज खाना दो। तो इस टाइप के इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं ये सेंटेंस का। तो वहां पे ये हाइपरबोल की तरह यूज होता है, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार की तरह, क्योंकि रियलिटी में अब 1-2 घंटा भूखे रहने से नहीं मृत्यु होती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बैग वेस अ टन, यह बैग 1 टन का है। ठीक है, अब छोटा सा बैग है, वो 1 टन का तो नहीं होगा भाई, ठीक है ना? अब मान के चलो वो अलग बात है, रेयर केस में कि कोई ऐसा मेटल या फिर कुछ यूज चीज है जो उस बैग में डाल दे जिसका वजन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष दूसरे ग्रह से लाया हुआ कोई मटेरियल इसमें यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बैग में 1 टन का। लेकिन अपने यहाँ पृथ्वी पे ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना, कि वो 1 टन का बैग हो जाए। तो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। इसमें कहना ये होता है कि ये बैग बहुत भारी है, लेकिन उसे हम कहते हैं कि ये 1 टन का बैग दे दियो भाई, नहीं सकेगा इसको उठाने। तो ये होता है अपना हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। अगला है, शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, उसने इतना रोया कि नदी बन गई उसकी आंसुओं की। ठीक है, ऐसा होता है कि आंसुओं से नदी बनने वाला चीज नहीं होता है। आंसुओं से नदी कैसे बनेगा? वो तो एक गिलास नहीं भरेगा आपका, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, मतलब इस सेंटेंस में ये कहा गया कि उसने बहुत रोया। अगला है, ही रन्स फास्टर देन द वाइंड, वह हवा से भी तेज दौड़ता है। क्या ये क्रिस है? नहीं है ना भाई, क्रिस थोड़ी है। क्या ये फ्लैश है? फ्लैश भी नहीं है ये। क्या ये और कौन कौन सा, शक्तिमान है क्या ये? शक्तिमान भी नहीं है ये। तो ये कैसे हवा से तेज दौड़ेगा? ये 3 लोग ही दौड़ सकते हैं भाई हवा से तेज। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, ही रन्स फास्टर देन द वाइंड, ठीक है ना? अनटिल अनलेस वो सुपरमैन है, तब वो दौड़ सकता है, नहीं तो नहीं दौड़ सकता। इसलिए ये चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि हवा से भी तेज दौड़ता है, तो हाइपरबोल है। मतलब इसका सिंपल सेंटेंस ये था कि वो बहुत तेज दौड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिल्खा सिंह जी को जानते हैं, ठीक है ना? वो दौड़ते थे, हवा से तेज कहा जाता था, ठीक है। उसेन बोल्ट, ये भी दौड़ते हैं, हवा से तेज ऐसा माना जाता है, ठीक है ना? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके जान पहचान में कौन है, आपके भाई, बंधु, जो भी दोस्त यार, जो हवा से तेज दौड़ता है, ठीक है ना? कमेंट में उसका नाम लिखिए। तो ये अपना हाइपरबोल समझ में आ गया, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अगर कोई सेंटेंस एग्जाम में दिखे जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो वो हाइपरबोल आपको उसमें लगा देना है आंसर में, ठीक है, ऑप्शन में। अगला है देखो, ऑक्सीमोरॉन। ये भाई देखो कोई गैस वैस का नाम नहीं है, ऑक्सीलिक सोच के आप ऑक्सीजन मत लगने लग जाना, ठीक है, O2 ये नहीं है, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे मोरोन का मतलब तो एक मूर्ख होता है, ठीक है। ये अलग चीज है, इसको छोड़ो आप, मूर्ख उर्ख को, ठीक है ना? काम की बात करते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? दो उल्टे या फिर विरोधी अर्थ वाले शब्दों को साथ साथ रख दिया जाता है, तो वहां पे ऑक्सीमोरॉन होता है। इसको आप नोट में लिख लेना, ठीक है। दो विरोधी या उल्टे
अर्थ वाले शब्दों को साथ साथ रखा जाता है। ये आपके नोट में आप लिख लीजिएगा, इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो विरोधी या फिर उल्टे अर्थ वाले शब्दों को एक साथ रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे स्वीट सोरो, स्वीट मतलब मीठा, सोरो मतलब दुख, ठीक है। यहाँ पे स्वीट का अर्थ है, इस कॉन्टेक्स्ट में है, हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। यहाँ पे स्वीट का अर्थ डीफनिंग साइलेंस, ठीक है, बहरी कर देने वाली खामोशी। क्या खामोशी जो साइलेंस है वो बहरा कर सकता है किसी को? इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग बहरी कर देने वाली खामोशी। देखो, बहरी कर देने वाली खामोशी दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी ही चीज है, ठीक है ना। अब अगला है लिविंग डेड, जीवित मृत। जीवित मृत, अब जीवित भी है मृत भी है ऐसा कह रहा है। तो इसका एक एग्जांपल सोचते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपका कोई आपका दोस्त है, आप देखे होंगे, उसका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ये एक चंगू मंगू आपका एक दोस्त है, इसका ब्रेकअप हो गया। तो ये क्या होता है, उदास रहता है हमेशा, ठीक है ना। उदास रहता है और इसको कुछ सुध बुध नहीं रहता खाने पीने का, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। तो आप ऐसा देखे होंगे कि एक जिंदा लाश बन गया है, ऐसा बोलते होंगे आप। तो वही जिंदा लाश जो है ना, लिविंग डेड कहते हैं इंग्लिश में, जीवित मृत हिंदी में कहते हैं उसे। तो ये एक ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है, जिसमें दो विरोधी कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर उल्टे अर्थ वाले शब्दों को साथ साथ रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिटर स्वीट एक्सपीरियंस। बिटर स्वीट एक्सपीरियंस में देखो, बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट का मतलब मीठा होता है। अब कड़वा और मीठा एक साथ जहाँ यूज हो रहा है, अब दोनों के ऑपोजिट मीनिंग है, तो वो तो आपका होगा ऑक्सीमोरन। फिर यहाँ पे देखिए, ओपन सीक्रेट। ओपन का अर्थ होता है खुला और सीक्रेट का अर्थ होता है रहस्य या फिर बंद, ठीक है। रहस्य तो ऑब्वियसली बंद ही होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले हैं ना, और इन दोनों वर्ड्स का एक साथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीमोरन देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, पैराडॉक्स, ठीक है। ये वो हसल वाला पैराडॉक्स नहीं है भाई। अपन सोचे एक फेमस पैराडॉक्स आपने देखा होगा, कहानी सुना होगा कि एक आदमी है, वो टाइम ट्रेवल किया, ठीक है। टाइम ट्रेवल किया और अपने क्या कहते हैं, पास्ट में गया। पास्ट में गया, एक आदमी को उसने गोली मार दिया, ठीक है। ये आदमी पास्ट में गया और एक आदमी को गोली मार गया। और ये जब इससे गोली मारा तो ये जो आदमी मर गया, तो इसके मरने के साथ ही ये व्यक्ति भी मरने लग गया। अब क्यों मरा? क्योंकि ये जो व्यक्ति जी जब पास्ट में गया था, तो जिसने इसने गोली मारा वो उसका दादाजी था, ठीक है, पास्ट में। अब उसका दादाजी मर गया, तो जब उसका दादाजी ही नहीं रहेगा तो उसका बेटा नहीं होगा। अब उसका बेटा नहीं होगा तो फिर ये जो पास्ट में गया था वो आदमी नहीं होगा। तो ये एक तरीके से पैराडॉक्स बन गया। इससे हम कहते हैं ग्रैंड पा या फिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, इस टाइप का चीज है। तो वैसा ही होता है पैराडॉक्स में। तो जब कोई लेकिन अपना जो ये है फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसमें क्या होता है, जब कोई पूरा वाक्य पहली नजर में गलत या विरोधाभासी लगे, लेकिन उसके अंदर कोई गहरी सच्चाई हो, तो हम उसको पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एकदम डीप मीनिंग वाला चीज होता है इसमें, लेस इज मोर,
ठीक है? लेस भी है, मोर है, लेकिन जो लेस है वही मोर है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, सुना होगा आपने, जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की, तो कहते हैं कि लेस इज मोर, लेस पढ़ो वही ज्यादा है, कम पढ़ो उसी को अच्छे से पढ़ो, तो वही लेस इज मोर। ठीक है, एक डीप मीनिंग है, लेस भी लेस पढ़ने के लिए कह रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि वही मोर है, ज्यादा है। ठीक है, कम ही ज्यादा है। तो पहली बार सुनने में तो ये थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन इसका अर्थ है कि कई बार कम चीज, जो कम चीजें होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, लेस इज मोर का अर्थ यही है। और एक एग्जांपल है, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न द लेस यू नो। जितना ज्यादा सीखते हैं उतना महसूस होता है कि हमें अभी कितना कम पता है। ठीक है, ये तो अपना हो गया भाई फिलोसॉफिकल बात। ठीक है, कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हमें मालूम पड़ता है, हमें लगता है, हमें महसूस होता है कि हम कम जानते हैं, हमें उतना ही कम पता है। तो क्या सेंस हुआ इस बात का? ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हमें तो ज्यादा जानना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना, ये बात उल्टा लग रहा है, सुनने में अटपटा भी लग रहा है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स हो गया। ठीक है ना, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अब बच्चा है वो कैसे फादर होगा भाई मैन का? ठीक है ना, यहाँ पे भी उटपटांग सा चीज है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। मैं अम, निर्दयी होता हूँ सिर्फ दयालु होने के लिए। क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का? उटपटांग चीज ये है। काइंड एक डिफरेंट वर्ड है, उसका ऑपोजिट है क्रूल। ये भी मतलब कि इसमें भी वही ऑपोजिट वर्ड्स का ही यूज हुआ है, लेकिन उटपटांग चीजें कही गई है, जो सुनने में शुरू में उल्टा लगती है, लेकिन वो गहरे अर्थ वाली होती है। मतलब आप देखो, जो पैराडॉक्स है ना, उसको आप समझो डीप मीनिंग। जो डीप मीनिंग वाली चीजें हैं वो सब पैराडॉक्स के अंदर आएंगी। आप आंख बंद कर कर उसमें ऑप्शन पे टिक कर देना, डीप मीनिंग लग रहा है वो आपको तो। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ऐसा भारी भरकम सेंटेंस नहीं लग रहा है? तो अंत की शुरुआत एकदम, अंत भी बोल रहा है शुरुआत भी बोल रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग तो एकदम डीप है, अलग चीज ही है ना। तो ये पैराडॉक्स ऐसा होता है। अगला देखते हैं, एलिटरेशन। ठीक है ना, एलिटरेशन। तो भाई, जब पास पास के कई शब्दों की शुरुआत एक जैसी कॉन्सोनेंट साउंड से होती है और उसमें एक जैसी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आती है, तो उसमें एलिटरेशन होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? चलो बताओ, कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन है, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं ए, ए आई ओ यू। इतने को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या आते हैं? कॉन्सोनेंट्स आते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्यों होते हैं वो? क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, हम उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख, मतलब कि माउथ के अंदर या बाहर किसी न किसी पार्ट से कुछ न कुछ टच होता है। ठीक है, जैसे लिप्स का टच होना और टीथ का टच होना। ठीक है, टंग का टच होना। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए कॉन्सोनेंट होता है, ये अलग एक टॉपिक है। बट ऐसा समझो, जो कॉन्सोनेंट वर्ड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार आती है, तब वहां पे एलिट्रेशन होता है। जैसे कि पीटर, पीपर, पिग्ड, अ पैक ऑफ पेपर्स। यहाँ पे जो पी वर्ड है या फिर पी लेटर है, इस ये साउंड, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और पी का साउंड बार बार आ रहा है, पीटर, पीपर, पिग्ड, अ पैक ऑफ पेपर्स। तो ये अपना क्या हो गया? एलिट्रेशन। ये है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पे एस क्या है? एस है अपना कॉन्सोनेंट लेटर, और यहाँ पे जो साउंड बार बार अपन सुन सुन रहे हैं वो है एस। एस जो है, एस का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इसलिए ये क्या होगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, वाइल्ड एंड वूली वेदर। ठीक है ना, वाइल्ड, वाइल्ड एंड वूली वेदर। तो यहाँ पे डब्ल्यू साउंड का बार बार यूज हो रहा है, वह करके, जो कि एलिट्रेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, बिग ब्राउन बियर्स बाउंस बाय। यहाँ पे जो बी लेटर है, इस कॉन्सोनेंट का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एलिट्रेशन। यहाँ पे देखो, सिल्वर स्नेक्स साइलेंटली स्लिड अवे।
यहाँ पे एस वर्ड का मतलब एस लेटर का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन का ही यूज हुआ है। ठीक है, एलिट्रेशन समझ में आया आपको? शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा, तो वो होगा आपका एलिट्रेशन। ठीक है, अगला देखते हैं नाइन्थ में, एजोनेंस। ठीक है, जब देखो क्या होता है, जब पास पास के शब्दों में एक जैसी वोवेल साउंड बार बार आती है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। जो ऊपर वाले में देखे थे, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है, एजोनेंस में वोवेल साउंड का। ठीक है, अब वोवेल कौन कौन से होते हैं? स्वर, ये होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 वोवेल्स हैं। इनका जो साउंड है बार बार अगर रिपीटेशन होता है तो हम देखते हैं वहां पे एजोनेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखो, रेन, स्पेन, और मेनली में मेन देख लो, और प्लेन, ये 4 वर्ड्स देख लेना। तो इसमें देखो जो ये साउंड है, रेन, ठीक है, एक ही मात्रा का यूज हो रहा है। स्पेन, इसमें भी एक ही मात्रा। मेनली में मेन, इसमें भी एक ही मात्रा। प्लेन में भी एक ही मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ए आई है, ये 2 लेटर आप कॉमन पाएंगे। ए आई यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी ए आई कॉमन है, यहाँ भी ए आई कॉमन है, जो कि ये ए शब्द, ये जो साउंड है, ये वाला साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो, ए और आई तो क्या है, वोवेल है, इसलिए जब एक देखते हैं, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, ये सेंटेंस में एजोनेंस का यूज हुआ है, ये एजोनेंस का एग्जाम्पल है। वैसे ही देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, द मेलो वेडिंग बेल्स रैंक। ठीक है, द मेलो वेडिंग बेल्स रैंक, मेल बेल, ठीक है, ई एल ई डी। तो यहाँ पे देखो, ई जो साउंड है, मेलो, ठीक है, मेलो, तो ए का यूज हुआ है। वेडिंग, वे ए का यूज हुआ है। बेल्स, बे, ए का यूज हुआ है। तो जो ए का यूज हो रहा है ना, वो ई लेटर से प्रोड्यूस हो रहा है, ई साउंड, ए साउंड। तो ई क्या है, वोवेल्स है, तो ये एजोनेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ही ट्राइड, ट्राइड, आई, ई का यूज हो रहा है। ठीक है, आई का, लाइट, आई ई, ठीक है, आई का यूज हुआ है यहाँ पे भी। फायर, यहाँ पे भी, ही ट्राइड टू लाइट द फायर। तो ये छोड़ो, ट्राइड और लाइट में देखो, आई का यूज हुआ है ना, तो और आई क्या है, वोवेल, तो एजोनेंस है। देखो भाई, इसमें क्या है, सेम सेम साउंड करे ना, उन वर्ड्स को पकड़ो और उनमें देखो कि किस लेटर की वजह से साउंड सेम आ रहा है, और वो लेटर देखो कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल। अगर कॉन्सोनेंट है तो वो आपका आएगा एजोनेंस में, सॉरी, उसमें आएगा ये आपका एलिट्रेशन में, और अगर वोवेल है तो एजोनेंस में आएगा। द ओल्ड मैन वॉकड होम, ओल्ड मैन वॉकड होम, ठीक है ना, तो ये भी एजोनेंस है। द कूल मून मूव्ड अक्रॉस द रूम, ठीक है, मून, रूम, कूल, ऊ, ठीक है, ये जो ऊ वर्ड, ऊ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ओ डबल ओ की वजह से है, और ये रिपीट हो रहा है। तो और डबल ओ या फिर ओ क्या होता है, अपना वोवेल होता है, इसलिए ये एजोनेंस है। अगला देखते हैं, कॉन्सोनेंस या कॉन्सोनेंस, जो भी आप कहें। ठीक है, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस, जब शब्दों में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शुरुआत में ही हो, तो कॉन्सोनेंस होता है। जब ये देखो, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में ही था, ठीक है, पीटर, पीपर, पिग्ड, पी पी पी, जो साउंड है वो स्टार्टिंग में था। शी सेल्स, सी शेल्स, सी शोर, तो सी जो है, शी है, वो स्टार्टिंग में ही था। वाइल्ड, वूली, वेदर, वी, वह वाला जो है ना, स्टार्टिंग में था। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंस में है, इसमें भी सेम चीज है, बट जरूरी नहीं है कि जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होगा वो वर्ड या फिर वो लेटर स्टार्टिंग में हो। ठीक है, वो साउंड स्टार्टिंग में हो जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अ, ये वाला एग्जांपल देखते हैं,
द ब्लैक रॉक वॉज हैवी, द ब्लैक रॉक वॉज हैवी। ब्लैक का साउंड आ रहा है, रॉक का साउंड आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, जो ब्लैक है यहाँ पे क का साउंड आ रहा है। रॉक यहाँ पे जो क है इसमें भी क का साउंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग में तो नहीं है भाई, यहाँ पे ये एंड में है ना वर्ड के, ये साउंड वर्ड के एंड में है, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंस हो गया। यहाँ पे देखो ब्लैंक, ये भी आपका क वर्ड यूज हो रहा है, मतलब के साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, के आपका होता है कॉन्सोनेंट। थिंक, जो थिंक भी के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि होता है आपका कॉन्सोनेंट। लेकिन ये लास्ट में है ना, स्टार्टिंग पे तो नहीं है, इसलिए ये हो गया कॉन्सोनेंस। लेकिन वहीं अगर ये स्टार्टिंग में होता, जैसे पीटर पीपर, ठीक है, पीटर पीपर में पी जो लेटर है कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग से साउंड कर रहा है, तो वो अलिट्रेशन हो गया था। यहाँ पे देखो लक्की डक जंप्ड, तो लक और डक जो की जो साउंड है ये बीच में है और लास्ट में है, स्टार्टिंग में नहीं है, एंडिंग एंडिंग साइड में है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस। यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल, द स्ट्रोक ऑफ लक चेंज्ड एवरीथिंग। स्ट्रोक, यहाँ पे भी के साउंड प्रोड्यूस हुआ, लक यहाँ भी के साउंड प्रोड्यूस हो गया बट लास्ट में था, ठीक है। द टॉस ऑफ द ग्लास सरप्राइज्ड एवरीवन, जो टॉस है ना, एस, यहाँ पे एस साउंड प्रोड्यूस हुआ, ग्लास यहाँ भी एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, स्टार्टिंग में ना होकर एंड में है, लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया है ये कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें अपन 10 ठो फिगर्स ऑफ स्पीच देखे, तो यही चीज है आपका कॉन्सोनेंस, ठीक है ना। अब एक चीज बताता हूँ, आपके काम की चीज है। आप वर्ग 2 टीजीटी इंग्लिश या फिर वर्ग 1 लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये डेट को आप इग्नोर करें, पुराना डेट डला हुआ है, बट जो टेस्ट सीरीज है नया वाला वो 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। 100+ टेस्ट होंगे इसमें। अब 11th टू 12 टेस्ट तो आपको शेड्यूल्ड मिल जाएंगे, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट वगैरह सब होगा 100 MCQ वाला। बाकी जो टेस्ट होंगे वो आपके होंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिगर ऑफ स्पीच का 30-40 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिटरमिनर का 30-40 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाएगा, टेंस का टेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स मिला करके 100+ टेस्ट बन जा रहे हैं आपके। तो ये इंग्लिश टीचर टीजीटी का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा 199 रुपीज में, ठीक है ना। ये 16 अगस्त लिखा हुआ है बट ये है आपका 27 अगस्त से स्टार्ट होगा। इंग्लिश लेक्चरर का भी 199 में मिल जाएगा आपको। ये 160+ टेस्ट लिखा रहा है बट 100+ मान के चलिए, वो चैट जीपीटी से इसे अपन किए थे ना, तो उसकी वजह से हो गया ये। और अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हैं तो आप जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए, 7024262712। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, तो डेली जो स्टडी प्लान है और डेली टारगेट्स इन सब का यूज करके हम मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में सारी चीज़ें कमेंट कर दीजिए आपको जो भी डाउट है। थैंक यू।